मेरी आवाज आ रही है ना सही? ओके, चलो। तो मोनेरा की हम कुछ चीजें जो लास्ट में कंक्लूड कर रहे थे उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट। ये क्वेश्चंस आते बेटा, ध्यान रखना है ना। गैस वैक्यूम मतलब प्रोवाइड बायोन्सी। बायोन्सी मतलब किसी सरफेस पे तैरना, फ्लोटिंग करना, फ्लोट होना। ओके बेटा, लाइट वेट का होगा तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट होगा। जैसे कि बहुत सारे आपके एक्वेटिक प्लांट है, उनके बीच में एरेनकाइमा सेल होती है, वहां पे एयर फील होती है और उससे उसको बायोन्सी मिलती है। तो बायोन्सी वर्ड याद रखना। ये सब क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं यहाँ दोबारा आई हूँ। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल स्टोर फूड। ठीक है। पॉलीहेड्रल बॉडीज शेप होगा पॉलीहेड्रल टाइप का, कंटेन्स आरएनए एंड रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम याद है? रूबिस्को इज द मोस्ट abundant protein present on earth. Then volatilin granule store phosphate. फॉस्फेट का स्टोरेज। फॉस्फेट भी बहुत नेसेसरी है। ठीक है। मेम्ब्रेन के लिए फॉस्फेट चाहिए, डीएनए के लिए फॉस्फेट चाहिए, आरएनए के लिए फॉस्फेट चाहिए, एटीपी के लिए फॉस्फेट चाहिए, एएमपी, सीएमपी, इन सब के लिए फॉस्फेट मॉलिक्यूल चाहिए। तो फॉस्फेट होगा वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स के अंदर। लिपिड ड्रॉपलेट स्टोर फूड। मेन पिगमेंट्स जो हैं दैट इज क्लोरोफिल ए एंड सी, फाइकोसाइनिन। सबसे मेन आपको ध्यान रखना, अर्लीस्ट में क्लोरोफिल ए से स्टार्ट हुआ था। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एल्गी। बीजीए में जो हम देख रहे थे उसमें बीजीए में क्या है, ये ऑटोट्रोफिक एल्गी है। ओके। रिजर्व फूड, साइनोफाइशियन, ए एन आएगा, स्टार्च, साइनोफाइशियन, सिन भी सही है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स एंड ऑयल। स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल कैसा है? साइनोफाइशियन, प्रिमिटिव टाइप का। फिर जिस तरीके से आपने मोनेरा का देखा था बेटा, बीजीए का देखा था रिप्रोडक्शन, उसी को रिप्रेजेंटेटिव है उसका नॉस्टॉक। नॉस्टॉक, अच्छा ये कंक्लूडिंग पॉइंट नॉस्टॉक के थे, बीजीए के हैं नॉस्टॉक के। ओके। जनरली वेजिटेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन एंड समटाइम्स asexual, never ever shows sexual mode of reproduction। सबके डिटेल्स हो चुके ऑलरेडी, फिर भी एक कॉमन ऐसे ही लिख लेना है आपको। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमन मेथड है। बाय एकाइनेट अनफेवरेबल कंडीशन है, पढ़ाया मैंने, थिकनिंग बन जाएगी, सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और वो कई 100 साल तक ऐसे एज इट इज प्रेजेंट रह सकते हैं एकाइनेट, और उसके बाद वो फिर से जर्मिनेट कर सकते हैं। तो अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस बनने वाला एक स्ट्रक्चर है। हार्मोगोनिया, जब फ्रेगमेंटेशन ही किसी प्रॉपर रिपीटिंग प्लेस पे हो रहा है, मतलब इक्वल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं हार्मोगोनिया, एंड इट इज अगेन अ कॉमन मेथड। हेट्रोसिस्ट इन नॉस्टॉक कम्यून, बेटा ये कैपिटल आएगा, ध्यान रखना जब भी ऐसे लिखो कहीं पे तो आपको नॉमेनक्लेचर के रूल ध्यान रखने हैं। ठीक है। आप पेंसिल से, पेन से जब भी लिखते हो तो आप अपनी कॉपी में उसको अंडरलाइन करोगे दो सेपरेट लाइन से, ताकि ये भी आपकी प्रैक्टिस में रहे। और जीनस कैपिटल लेटर और स्पीसीज स्मॉल लेटर। The heterocyst separates from the filament and give rise to new filament. So it is a kind of reproduction vegetative type. जैसे एकाइनेट्स है उसी तरीके से एक वेजिटेटिव सेल में ना होके हेट्रोसिस्ट के अंदर कैपेसिटी है कि वो सेपरेट हो और नए फिलामेंट को फॉर्म कर दे। एंड आपको याद है नॉस्टॉक जो है वो फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया में आती है। ओके। क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं यहाँ पे जो एक फिलामेंट शेप को बनाएंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस दिख रहे हैं आपको। हेट्रोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, वेजिटेटिव सेल नॉर्मल फोटोसिंथेसिस मेनली कर रहा है, बाहर की तरफ म्यूसिलेज है। सभी नॉस्टॉक कभी सिंगल नहीं रहता, कॉलोनियल है। कॉलोनियल है तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको
नॉस्टॉक बॉल कहते हैं। इस तरीके से एकदम कहते हैं ना एकदम स्मूथली सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मोनेरा। एसेक्सुअल मतलब स्पोरिक एसेक्सुअल। I always mention you that vegetative reproduction is a type of asexual reproduction. तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ज्यादा स्मार्टली सॉल्व करने की कोशिश करना। ये नहीं कि ये आया है और इसके लिए आप वेजिटेटिव का ऑप्शन ढूंढ रहे हो। अगर ऑप्शन में एसेक्सुअल मोड में दिया हुआ है ये सब तो भी करेक्ट है, बट asexual with the spore formation then only endospore formation। कहानी फिर से वही है, एंडो मतलब अंदर की तरफ कई सारे स्पोर बन जाए, अनफेवरेबल कंडीशन हो और उसके बाद वो ब्रेक कर जाए उसके बाहर की वॉल एंड सारे स्पोर बाहर रिलीज हो जाए एंड दे हैव कैपेसिटी टू ग्रो अ न्यू फिलामेंट। मूवमेंट एनी मोटाइल सेल इन द लाइफ हिस्ट्री नॉस्टॉक इज एब्सेंट। पीजीए में ही मोटिलिटी नहीं है। नॉस्टॉक कॉलोनी में मूव बाय द ग्लाइडिंग मूवमेंट। दिस इज अगेन क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं एम्स में, एएमयू में, इसमें तुम्हारे बीएचयू में एमके में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके तो दो तरीके के आपको न्यूट्रिशन देखे थे मोनेरा में, फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस। ओके, प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन अब्सेंस ऑफ लाइट कह लो या इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कह लो। ये इसका कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी अनफेवरेबल कंडीशन में जब आर्कीबैक्टीरिया आए तो दे आर फर्स्ट कैमोऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। तो डीप सी में जहाँ पे लाइट भी नहीं पहुंच रही है लेकिन वो सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, वो सरवाइव कर रहे हैं, वो वहां पे ओरिजिन हुए रेप्लिकेट भी कर रहे हैं, अपनी जनरेशन भी बढ़ा रहे हैं और फूड को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। तो वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है उनके लिए? केमिकल। ओके तो वही चीज कंपैरेटिव दिया है कि एक सी के सरफेस पे आपको दिख सकता है, सी के किनारे दिख सकता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस चल रही हो, लेकिन एकदम डीप सी में वहां पे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया के प्रेजेंट्स होते हैं। चलिए ये तो मैंने करा दिया था, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, chemical substance and not from light inside giant tube worms। ये एक पॉइंट है बेटा, नोट कर लो, ठीक है। इनसाइड द जाइंट ट्यूब वर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ना तुम लोग इवोल्यूशन पढ़ोगे तो बहुत तुम्हें शॉकिंग चीजें देखने को मिलेंगे। अब तुम कहोगे मैम जब आप कह रहे हो आर्की बैक्टीरिया पहले आए तो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लिया है कि ट्यूब वर्म्स के अंदर, मतलब वर्म्स में वर्मी फॉर्म सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर वर्म्स हो जाते हैं बेटा। वर्म्स के अंदर ही वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? चेंजेस, एडॉप्टेशन। ओके बहुत उलझना नहीं है इन सब में। जो पहले आया वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो बाद में उसके अंदर एडॉप्टेशन आए, ठीक है। ऑब्वियसली तुम राइजोबियम पढ़ रहे हो तो राइजोबियम पहले आए हैं, रूट्स बाद में आई हैं, बहुत बाद में। तो राइजोबियम रूट के अंदर सिम्बियोटिक एसोसिएशन कैसे किया होगा? तो दैट इज अ काइंड ऑफ एडॉप्टेशन जो इवोल्यूशन के ड्यूरेशन में उन्होंने चेंज किया। तो दे माइट बी फ्री लिविंग, दे माइट बी सिम्बियोटिक एसोसिएशन, और ये हो सकता है कि अब वो फ्री लिविंग में रह ही नहीं रहा हो, सिर्फ सिम्बियोसिस में रह रहा हो। तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है बच्चे, इसमें कोई उलझना नहीं है। जैसे आप एस्कैरिस पढ़ोगे तो एस्कैरिस हम लोगों के अंदर एज अ समझो कि पैरासाइट रहता है, ठीक है। बॉडी में एस्कैरियोसिस डिजीज एक होती है। तो अब ये बोलो कि एस्कैरिस कैसे उस टाइम रहता होगा कि जब तो ह्यूमन आया ही नहीं? इस तरीके की थॉट नहीं लानी, ठीक है। बहुत चीजों के, सब बातों के जवाब जरूरी नहीं है। दैट इज सिंपली एडॉप्टेशन। जो जैसे आता है वो उसके, जैसे तुम्हारे नए नए दोस्त आ रहे हैं तो तुम नए नए दोस्तों के साथ बदलते जाते हो ना, बड़े हो रहे हो तुम अलग होते हो, तो वैसे ही उनका तो हजारों साल का, लाखों साल की कहानी है। वो धरती पे आए उसके बाद क्या क्या हुआ। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा मोनेरा में ही आएगा। इन 1898 टू फ्रेंच साइंटिस्ट ई नॉकार्ड एंड रॉक्स, आपको ये वर्ड याद रखना, नॉकार्ड एंड रॉक्स, while studying pleural fluids of cattle। प्लूरल फ्लूइड समझते हो? प्लूरा मीन्स, किसी को पता है व्हाट इज प्लूरा? बॉडी के अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्लूरल वाला नहीं है। एनीबडी?
प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूट, प्लूरस सुना नहीं है ना, दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। लंग्स की जो कवरिंग रहती है उसको बोलते हैं प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो फ्लूड रहता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूड। तो प्लूरल फ्लूड्स ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, अभी बहुत सारा आपने ये कोरोना के टाइम में सुना है कि निमोनिया हो गया, निमोनिक कंडीशन में हो गया, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन लंग्स में। ठीक है, disease discovered the organs which are known as mycoplasma and were designated as PPL। कहाँ पे पढ़ा है बेटा, ये नाम कहाँ पे आया हुआ है? कहीं तो पढ़ा है आपने, पीपीएलओ। ये इसका फुल फॉर्म ही है, लाइक ऑर्गेनिज। ढूंढने मत लगना कुछ और, पीपीएलओ का फुल बेसिक्स में। यस, स्मॉलेस्ट सेल, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। तो पीपीएलओ इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। अब बेटा बात क्या हुई कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, समझो ना कि तुम जैसे तुम फिल्टर के लिए चाय छन्नी यूज कर रहे हो चाय को छानने के लिए, ओके, इसी तरीके से बैक्टीरिया के साइज के फिल्टर थे। ओके, तो जब हम इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इन्फेक्शन को ले जा रहा है, तो उस सोर्स से हम उसको आइसोलेट करते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में उसको आइसोलेट करते हैं, उस लिक्विड में वो ऑब्वियसली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। देन हम बैक्टीरियल फिल्टर से उसको पास ऑन करा रहे हैं। जब पास ऑन करा रहे हैं, अभी तक वायरस की कहानी नहीं आई है, ठीक है, इसका मतलब देयर इज समथिंग विच इज स्मॉलेस्ट देन द, और फिर अगर हम पास ऑन करा रहे हैं और उसमें बैक्टीरियल डिजीज हो वाले बैक्टीरिया कॉज करने वाले फैक्टर होंगे, तो वो ऑब्वियसली उस छन्नी के ऊपर रह जाएगा, रुक जाएगा, बैक्टीरिया क्रॉस नहीं होगा क्योंकि ये बैक्टीरिया फिल्टर है। तो जब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो फिल्ट्रेट आया, उस फिल्ट्रेट को जब इनोकुलेट किया गया और फिर देखा गया फिर से डिजीज हो रही है, तो साइंटिस्ट इतने तो श्योर थे कि यार यहाँ पे बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता है, तो मीन समथिंग लाइक स्मॉलर देन द बैक्टीरिया इज देयर। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड वायरसेस। माइकोप्लाज्मा भी इसी तरीके से डिस्कवर हुए और आपके वायरसेस भी ऐसे ही डिस्कवर हुए कि कुछ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस ऑर्गेनिज्म नहीं होते, टर्म नहीं यूज करते अपन लोग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो थोड़ा सा ये आपको माइंड में रहना चाहिए ताकि आपको रटना ना पड़े। नोवाक पुट दिस ऑर्गेनिज्म अंडर जीनस माइकोप्लाज्मा। द जापानीज डोए एट ऑल, इतना साइंटिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एस्टर येलो वाला थोड़ा सा देख सकते हो, टर्म तक सही है, साइंटिस्ट नहीं पूछेगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द एस्टर येलो डिजीज ऑफ प्लांट्स आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। ये डिजीज और रीजन माइकोप्लाज्मा। डोए एट ऑल नेम्ड, एट ऑल समझ में आता है आपको, ये और इनके साथी। ठीक है, जैसे मेरा मेरा रिसर्च पेपर है तो उसमें मेन ऑथर में हूँ तो ऐसे आता है, उसका सर्च करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, सपना सिंह यादव एट ऑल। ओके, मेरे दो कलीग्स हैं, एक एक मेरी गाइड है मैम, तो हम लोग के नाम, उनका नाम नहीं लिखा है उसमें, पेपर का नाम कैसे आएगा, सपना एट ऑल, क्योंकि मेन ऑथर उसकी मैं। ओके, तो डोए एट ऑल मतलब डोए और उनके साथी first discovered that Ester yellow disease of the plants are caused by mycoplasma. Name this प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक वर्ड पहले भी आया हुआ है, बताओ जरा, प्लियोमॉर्फिक। कौन बताएगा व्हाट इज प्लियोमॉर्फिक? और अगर ये बता दिया कि कहाँ आया है तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, तेरी तो तबीयत ही ठीक हो जानी है। बताइए बेटा, मैं हिंट दे देती हूँ अगेन, ये आपको सेल चैप्टर में सेल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी में आए थे, किसी सेल ऑर्गेनल को पढ़ाने में। दैट इज पॉलीमॉर्फिक, लाइसोसोम इज पॉलीमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक गोल्जी, गोल्जी। ठीक है, जो डिफरेंट जैसे जैसे, हाँ बेटा करेक्ट, वेरी गुड।
जैसे जैसे डिफरेंट फॉर्म्स गोल्जी के वेसाइकल्स अरेंज हो रहे थे, गोल्जी का सिस, ट्रांसफेज, वेसाइकल फेज इस तरीके का बन रहा था, दैट इज प्लियोमॉर्फिक। तो अलग अलग शेप एंड साइज का स्ट्रक्चर गोल्जी में था। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि प्लियोमॉर्फिक है, एकदम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो मार्केट में आपको जेली बच्चों के लिए आजकल खेलने के लिए आती है ना, उससे कुछ भी शेप और आप ऐसे बनाओ। अभी बल्कि आई थिंक अराउंड 1 ईयर हो चुका है, एक बड़ा अजीब सा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ था, कुछ दिन उसकी इंफॉर्मेशन आई थी। हम लोग तो साइंटिस्ट वाला थोड़ा देखते रहते हैं रिव्यू, तो उसमें आया था, तो वो ग्रो कर रहा था। ठीक है, वो ग्रो कर रहा था और उसके टुकड़े कर दो वो फिर से ग्रो कर रहा था और इस तरीके से था। तो उसको माइकोप्लाज्मा के कैटेगरी में रखा गया, लेकिन उसका साइज काफी बड़ा है, मतलब कॉलोनी ऑफ माइकोप्लाज्मा। ओके, तो उसी तरीके से आप समझो जैसे ये माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, ये मतलब कॉलोनी में ही दिखेगा, दिख रहा है इसका मतलब कॉलोनी है बेटा, सिंपल सी बात। इस तरीके से वो फैल रहा, स्लाइम लाइक, जेली लाइक। ओके, तो क्या हो गया, इसका एक यहाँ पे एक रूप हो गया, ये एक अलग स्ट्रक्चर शेप एंड साइज हो गया, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया। तो आप ऑल टुगेदर इनको कह सकते हो प्लियोमॉर्फिक। ओके, तो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म एज माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज MLO। अकॉर्डिंग टू डोए, फ्लोएम सेल्स, सिव ट्यूब एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आपके वेस्कुलर बंडल के पार्ट होते हैं, और प्लांट्स आर मच अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। ये थोड़ी सी डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट डिजीज पहले बहुत आती थी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप एक दो डिजीज जहाँ पे आती है ना प्लांट की, उसको आप नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक एक कहते हैं ना कि आ ही गया तो ठीक है, तो बस वो वाली। माइकोप्लाज्मा बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है, एकदम फ्राइड एग जैसा दिखता है। इसको मैंने लेबोरेटरी में इसको किया हुआ है, देखा हुआ है, एंड दिस इज द रियल इमेजेस। इस तरीके से कॉलोनी दिखती है, जैसे आप एग तोड़ते हो, किसी ने भी एग वगैरह देखा हो, तो एग जब तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, अगर आप उसको ऐसे छोड़ दो, या हाफ फ्राइड एग जैसा देखो, हाफ फ्राइड एग सबसे बेस्ट है। तो आप उसको चारों तरफ व्हाइट 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 दिखेगा और सेंटर में एक येलो अपीयरेंस दिखेगा है ना। तो इस तरीके से इनकी कॉलोनियल अपीयरेंस होती है। ठीक है, देखो एक दिन मैंने टर्म यूज किया था पेट्री प्लेट, ये इमेज मैंने इसीलिए लगाया है। अब ये लेबोरेटरी में कल्चर कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से कॉलोनी दिखी, फ्राइड एग जैसे। ठीक है, ये आपको रियल इमेज दिख रहा है। तो दिस ग्लास स्ट्रक्चर, ये ऊपर का लिड है, वो नीचे का बेस वाला पोर्शन है, उसके ऊपर ढकी हुई है लिड, और इसके अंदर कल्चर मीडियम है बेस वाले के अंदर, और उसमें ग्रो कर रहा है। तो दिस स्ट्रक्चर इज पेट्री प्लेट। कई बार टर्म आएगा पेट्री प्लेट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और सब डिजीज वगैरह सब पढ़ोगे माइक्रोबियल वेलफेयर पढ़ोगे, भी आता रहेगा, तो ध्यान देना है। लेबोरेटरी का एक इक्विपमेंट है पेट्री प्लेट, जिसमें माइक्रोब्स के लिए कल्चर मीडियम में रख के माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा, आपको सिंपल एक कहानी याद रखनी है माइकोप्लाज्मा की, कि विदाउट सेल वॉल है, मोनेरा में है, लेकिन सेल वॉल नहीं है इसके पास। दिस इज एन एक्सेप्शन, डायरेक्ट पूछा जाने वाला छोटा सा क्वेश्चन है, जो अब नहीं पूछा जाता है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन में आता है। बट इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, दैट इज 3 लेयर सेलुलर मेम्ब्रेन। मीन्स उसका डेंसिटी का कुछ अपियरेंस ही ऐसा है कि वो, देखो कोई जब सिंगल सेल है, अब सुनना मेरी बात, whenever a structure is a single cell, it can't form a layer, it can't form a layer is developed by the टिश्यू होंगी तो लेयर होंगी, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है, उसकी डेंसिटी, उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हमें अपीयरेंस दिखता है 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन का। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माइकोप्लाज्मा। ओके, फिर तो कहानी वही, साइटोप्लाज्म है, RNA है, राइबोसोम है, DNA दिख रहा है। ठीक है, मिनिमम प्रोकैरियोटिक जो चाहिए आप, क्योंकि मेम्ब्रेन था इसलिए ये चला गया आपका ऑर्गेनिज्म। वायरस के पास मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए वो नहीं आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गई बातें? हाँ,
माइकोप्लाज्मा ध्यान रखना बहुत छोटा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चंस आते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ये सेल, माइकोप्लाज्मा, मोनेरा, माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर, उन सब का एक कनेक्टिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब देखो ये कितना प्यारा इसका अटैचमेंट है। तो हम तुम लोगों को बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाते, नहीं तो हम बातें करेंगे कभी, तुम लोग आगे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो हम बताएंगे तुम्हें। ये रिसेप्टर से अटैच्ड होके एंटर करता है। और तुम्हें पता है माइकोप्लाज्मा इज लाइक कि उसको ऑस्मोसिस का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रख दोगे तो ऐसा नहीं है कि एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो आपने जो सेल चैप्टर में पढ़ा था ना कि ऑस्मोसिस बैक्टीरियल ग्रोथ से सेव करने के लिए जैम, जेली और पिकल का एग्जांपल दिया था, वो सब कंडीशन माइकोप्लाज्मा में अफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे एक मैकेनिज्म देख रहे हो। अगर माइकोप्लाज्मा को डिजीज करना होगा तो वो कैसे करेगा? सबसे पहले उस सेल सरफेस से अटैच होगा, मेम्ब्रेन में चेंज करेगा, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी को चेंज करेगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब जो मॉलिक्यूलर ट्रांसडक्शन, देखो ये सेल है, ये बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है। ठीक है, आपके 60 लेक्चर वाली चीज है। तो इसके अंदर आते ही इसके सारे फिनोमेना एक्टिव हो जाएंगे, डीएनए तक इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि माइकोप्लाज्मा अंदर एंटर कर गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन को ये अफेक्ट कर देगा, सेल ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, क्रोमोसोम तक भी पहुंच जाता है और क्रोमोसोमल अल्टरेशन करता है, मतलब जेनेटिक लेवल पे भी ये हार्म कर देता है। चेंजेस आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी जो कहती है कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये पूरा जो सबसे बेसिक कोर है उसको हाईजैक कर लेगा और तब जाके ये हार्म करता है। ओके, क्लियर है? अभी ये आपको बस ऐसे ध्यान रखने के लिए बताया, इसको नोट नहीं करना। माइकोप्लाज्मा आर यूनिसेलुलर, ये नोट कर लेना। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज, सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, दिस इज एमसीक्यू। So the outermost covering is only cell membrane which looks like a three-layered structure, is and made up of lipoprotein, लिपिड और प्रोटीन की, कोड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ध्यान रखना बैक्टीरिया में भी यही है, माइकोप्लाज्मा में भी यही है, एंड आरएनए इज एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आर प्रेजेंट। तो डीएनए भी है, आरएनए भी है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। छोटी छोटी बात में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दे आर सेल वॉल लेस, हेंस द एग्जिबिट प्लियोमॉर्फिस। प्लियोमॉर्फिस के लिए जरूरी है ना कि बाहर की बाउंड्री रिजिड ना हो, तभी तो ये प्लियोमॉर्फिस शो कर रहा है। एंड दस कॉल्ड एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, का जोकर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लांट किंगडम से रिलेट करते हैं। एंड जोकर ऑफ लाइक माइक्रोबायोलॉजी तो बोल ही रहे हैं। तो इस तरीके के टर्म्स आते हैं। जोकर जो अपना रूप बदल सकता है। स्लाइम मोड्स के भी केस में मैंने ये बात बोली होगी। स्लाइम मोड्स, अच्छा अभी पढ़ा कि नहीं? स्लाइम मोल्ड कवर हुआ होगा प्रोटिस्टा में, कल के लेक्चर में स्लाइम मोल्ड था। स्लाइम मोल्ड, कौन सा पॉइंट बेटा? सोई, देखा नहीं मैंने मैसेज, क्या रिपीट करना था? समझ में आ गया? बता देना फिर से अगर कोई पॉइंट, कौन सा पॉइंट? लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड में तो बस आप इंफॉर्मेशन के लिए था कि आप मॉलिक्यूलर बेसिस पे अगर देखो कि किस तरीके से इंटरेक्शन करेगा माइकोप्लाज्मा किसी को, जैसे अभी यहाँ पे डिजीज की बात हुई ना कि प्लांट डिजीज कर रहा है। ठीक है, एस्टर येलो डिजीज, एस्टर येलो डिजीज प्लांट में कॉज कर रहा है, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होगा कि प्लांट में वो कैसे कॉज कर रहा है। तो प्लांट के अंदर एंटर किया, प्लांट के सेल सरफेस जो सभी सेल्स हैं, ऑब्वियसली माइकोप्लाज्मा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो डिवाइड कर जाएगा। कई सारे माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट होंगे तो वो कई सारे टिश्यू सेल को टारगेट करेगा। तो सेल के सरफेस पे वो इंटरेक्शन करके, पहले जिस पे सरफेस पे किस पे इंटरेक्शन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और ऑब्वियसली प्लांट है ये, तो सेल वॉल
जो कि साइज के अकॉर्डिंग परमिएबिलिटी को शो करता है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है तो इसका जो पोर होगा सेल वॉल का, उससे ये एंटर कर जाएगा। बैरियर कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। उसी इंटरेक्शन में ये क्या करता है, मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को, मेम्ब्रेन की मॉर्फोलॉजी को जो इसको रोक सकती है उसको पहले, इट इज लाइक कोई आतंक, कोई टेररिस्ट, कोई बदमाश इंसान एंटर किया है तो उनके ही सिस्टम को पहले किसी को हाईजैक कर ले। ठीक है, किसी कॉप को जो वहां सिक्योरिटी में लगा हुआ था उसको वो गन पॉइंट पे ले ले। ओके, तो इस तरीके का कुछ चल रहा है। ठीक है, फिर अब अंदर एंटर कर जाएगा तो अंदर की मैकेनिज्म पूरी सिग्नलिंग की, सेल सिग्नलिंग एक मैकेनिज्म होती है, सेल सिग्नलिंग, जिससे ये सिग्नल को डिस्टर्ब करना स्टार्ट करता है और अंदर तक जाके आपका पूरा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो अंदर ऐसा कुछ तो इसको बैरियर अभी मिलने वाला नहीं है, एक ही मेम्ब्रेन सिस्टम दैट इज सेल मेम्ब्रेन, वो इसने क्रॉस कर लिया। तो अब डीएनए वगैरह सब ओपन है, साइटोप्लाज्म में सब ओपन खुले मिलेंगे इसको, तो सबकी मैकेनिज्म को ये अल्टर करता जाए। चलो, ठीक है। हाँ, कोई और श्रेयस क्या कह रहे हो? ओके, अभी क्लियर है? चलो फटाफट कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। एंड वाली लाइन, changes RNA, DNA and protein synthesis. This is मोलिकुलर मैकेनिज्म, बस ऐसे अभी समझ। सेल के अंदर घुस गया तो सेल के सारे काम को छेड़ देगा। अभी जैसे हमारे घर में तो नहीं बोलती, मैं जस्ट सपोज किसी के घर में कोई एंटर कर गया है, ठीक है, वो होस्टेस बना रहा है, तो वो उसके घर की सारी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेगा। सब उसके कंट्रोल में होंगे कि कब चाय बनानी है, कब खाना बनाना है, नहीं करना है, यहाँ बैठना है, वहां करना है, ये सब अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट। तो उस तरीके से एक हाईजेक मैकेनिज्म हो जाती है। अब ऑस्मोट्रॉफिक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑस्मोसिस वही है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ऑस्मोसिस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन होगा, इज फाउंड इन माइकोप्लाज्मा। वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन होगा। They are resistant to antibiotic like penicillin which act on cell wall peptidoglycan। जो एंटीबायोटिक आपका है उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस जो मेन शो करते हैं ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी और सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि जो सेल वॉल का कवरिंग है, जो प्रोटेक्शन लेयर है, उसी को तोड़ने का हमें केमिकल मिल गया, तो दैट इज एंटीबायोटिक। बट ये क्या है, रेजिस्टेंस है, नेचुरली रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस पे सेल वॉल ही नहीं है। जिसपे एक्ट कर रही है पेनिसिलिन, वो कंपोनेंट इस पे नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, दिस इज अगेन एंटीबायोटिक है, एंड क्लोरमफेनिकॉल दैट एक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये आपको काम आएंगे दोनों वर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्लास 12 में। पूरी स्क्रीनिंग की मेथड है, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, इन सब पे स्क्रीनिंग की मेथड है। खैर बहुत आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, बट फिर भी रेजिस्टेंस वाला इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, वाई? एनारोबिकली भी रह सकता है, विदाउट ऑक्सीजन भी सप्लाई कर सकता है। स्पीसीज ऑफ माइक्रोप्लाज्मा आर सैप्रोफाइट और पैरासाइट। ठीक है, या तो एंजाइम को सिक्रीट करके डाइजेशन कर सकता है, ऑस्मोसिस से न्यूट्रिशन ले सकता है, पैरासिटिक रह सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। तो एक वेरिएशन है अगेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन अगेन फेवरेबल, इसका भी बाइनरी फिजन है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर और एलिमेंट्री बॉडीज। जो भी रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री बॉडीज, लाइक एलिमेंट मॉलिक्यूल। ओके, और उसके बाद वो पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री बॉडीज। प्लांट डिजीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, पहले पूछी जाती थी, अभी तो आ नहीं रही है, बट फिर भी आप एक जगह नोट डाउन कर लो तो अच्छी बात है।
एस्टर येलो, जैसे ये तो डिस्कवरी से ही रिलेटेड है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। ओके। ब्रिंजल, लिटिल लिप डिजीज ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ papaya, witch's broom of groundnut potato, डिजीज है जस्ट। एनिमल डिजीज, न्यूमोनिया उसके वर्ड नेम में ही आ रहा है, उसी से आप याद रखो। माइकोप्लाज्मा कॉज प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया, बोवाइन प्लूरो न्यूमोनिया, मतलब कैटल्स वगैरह में न्यूमोनिया कॉज करता है। चलो ये सब हो गया। प्रोटिस्टा से कुछ पूछना है? प्रोटिस्टा के वो सारे फीचर्स देख लेना बेटा, जो आपको क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैगेलेट, डायटम, एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैंने बहुत वहां पे अच्छे से बताया होगा जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पोर्शन है। सोप केस की जैसा स्ट्रक्चर, दो फ्लैजिला, अनइक्वल साइज, एक ट्रांसफरली पूरा ओवरलैप, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है। रेड टाइड, ठीक, ये सब क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और एनसीईआरटी मार्क हो गई क्या प्रोटिस्टा की? ये सब मार्क्स हो जो मार्क कर लिया आपने, मार्किंग कर लिया या मैं करा दूं? फास्ट रिप्लाई करो जरा, प्रोटोजोआ भी पढ़ाना है। इज इट मार्क्ड? सबकी मार्क है तो रिप्लाई करो, दो ही रिप्लाई आ रहे हैं। ट्राइसोफाइट मार्क। इसमें देखो ये आपका दिया हुआ एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ यहाँ बस मैंने पेस्ट कर दिया, तो ध्यान रखना बेटा, ये सब एमसीक्यूज हैं, आपके मार्क होने चाहिए। डायटोमेसियस अर्थ, बहुत स्ट्रांग होता है ये। ठीक है। इससे साउंड प्रूफ रूम को बनाया जाता है, इससे आपका जो न्यूक्लियर वेपन है उसको स्टोरेज करने के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं उसमें ये यूज होता है। मतलब डायटम्स के वहां पे प्रेजेंट रहेगी सेल वॉल, उसमें सिलिसिएटेड सेल वॉल होती है, स्ट्रांग होती है। ये सब पॉइंट मैंने बताया हो। ओके। नहीं मार्क है ये, ठीक है। चलो देख लो फटाफट। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, कैस्मेट्स, ये तीनों पॉइंट है, नेम है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरमेंट, मतलब नदियों में, समुद्र में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, वाटर करंट के थ्रू, मतलब आप ऐसे समझो कि जिधर जिधर वाटर मूव करता है उस तरीके से इनका फ्लोटिंग का मैकेनिज्म रहेगा। प्लैंकटॉन्स, क्योंकि आप इसको एल्गी से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। क्राइसोफाइट्स जो है ये भी बेटा एक तरीके से एल्गी, एल्गी के यूनिसेलुलर यूकैरियोट पार्ट को यहाँ पे रख दिया गया है क्राइसोफाइटा। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। In diatoms, the cell wall form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. Images डाली होगी कल के लेक्चर में, आपने देखा होगा इस तरीके से, एपिथिका, हाइपोथिका। Okay. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. Diatoms खत्म हो जाते हैं लेकिन उनके cell wall का deposit रह जाता है. This is the most important question of diatom. This accumulation over billions of year, कई सालों तक, billions year लिखा हुआ है तो कोई सोचना ही नहीं है कि कितने साल, is referred to as diatomaceous earth. वहां पे diatoms नहीं रहेंगे लेकिन वो अर्थ आर्कियोलॉजिस्ट को ये एक फॉसिल स्टडी करने में, ठीक है, हिंट देगा कि यहाँ पे कभी ना कभी डायटम्स रहे हैं। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मीन्स लाइक दानेदार, ठीक है, रफ, ठीक है। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrup. Use है commercial use. तो पॉलिशिंग में मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप सरफेस पॉलिशर टाइप का जो भी एलिमेंट देख रहे हो उसमें भी बहुत सारे डायटम्स यूज होते हैं।
फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, तो जो इनका ग्रिटी नेचर है उसके थ्रू वो फिल्टर की यूनिट की तरह वर्क करेंगे। जो उनका मैट्रिक्स बनेगा ना, उसके बीच में पोर का साइज रहेगा डिफरेंट डिफरेंट, तो उससे फिल्टर कर लिया जाता है। सिरप, जो आप सिरप यूज करते हो उसी सिरप की बात है। सब में नहीं होता है, ये हम नहीं कह रहे कि सब में होता है, ठीक है, बट डायटम्स आर यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सीरम, न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के लिए बॉक्सेस, साउंड प्रूफ रूम, इन सब को बनाने के लिए डाई एटोमेसिस अर्थ को यूज किया जाता है, मतलब उस जगह की मिट्टी, सॉइल को यूज किया जाता है। ओके, दिस इज अगेन एमसीक्यू। चीफ प्रोड्यूसर, देखो बेटा, प्रोड्यूसर कौन है धरती पे? प्लांट्स, ठीक है, विदाउट डाउट, डाउट सबको पता होना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर है धरती में वो है प्लांट्स। आपके अर्थ पे मैक्सिमम पोर्शन क्या है? 1/3 पार्ट में क्या है? 1/3 पार्ट में क्या है बेटा? पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। ओशियन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वाटर है, ओशियन है। अर्थ पे आपका 1/3 पार्ट उन्होंने कवर कर रखा है। और डाई एटम्स, एक तो पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा सप्लाई देने वाले आपको प्लांट की प्रिमिटिव टाइप के, मतलब एल्गी है ये एक तरीके से। क्या है डायटम्स? क्या है डायटम, डेस्मिड्स, ये सब क्या है? दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, इसलिए इनको यहाँ पे रख दिया गया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी। और पहले और आज की डेट में ये अपने आप में चीफ प्रोड्यूसर है। दिस इज क्वेश्चन, ये आईएएस का भी क्वेश्चन है, मतलब सिविल सर्विस में भी पूछा जाता है। तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ओके, आप कितना सवाना का जंगल देख लो, आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर लो, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को फॉर्म कर रहे हैं वो कौन से हैं? डायटम्स। अगर आप सबका परसेंटेज निकालो, इसको रटने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल सा हिंट है, 1/3 पार्ट में ओशियन है। ओशियन के फाइटोप्लैंक्टॉन्स में से आते हैं ये इनिशियल प्लैंक्टॉन्स, जो लिखे है ना ऐसे, प्लैंक्टॉन, प्लैंक्टॉन लिखा है मतलब फाइटोप्लैंक्टॉन, लाइट को यूज करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। तो ये आपको याद रहे। डायनोफ्लैजलेट एग्जांपल्स ध्यान रखना बेटा, गोनिलॉक्स। गोनिलॉक्स तो आपके यहाँ पे रत्नागिरी में ही लास्ट ईयर दिख रहा था, मैं गई भी थी देखने आरे बारे पे, और यहाँ भाटे पे भी दिख रहा था, मांडवी पे भी दिख रहा था, बायोल्यूमिनेसेंस दिख रहे थे। वो कोरोना की वजह से काफी जो इन्वायरमेंटल लेवल पॉल्यूशन का है वो काफी डाउन हुआ था ना, गाड़ियां वाड़ियां चलने बहुत बंद हुई, व्हीकल्स बहुत बंद हुए, तो पॉल्यूशन फ्री हुआ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ रत्नागिरी, तो आपका ऑलरेडी पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत अच्छा है कंपेयर टू मेट्रो सिटीज, मतलब उनसे तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो उस वजह से जो कि यहाँ पे अपियरेंस नहीं दिखता है, बहुत रेयरली दिखता है, तो बच्चों ने बताया था मुझे मैम कि हाँ कभी कभी, क्योंकि ये पॉल्यूटेड फ्री ऑलरेडी है। तो आपका लास्ट लास्ट ईयर लगभग टूरिस्ट टाइप का भी चल रहा था, ओपन हो चुका था, लेकिन ऐसा भी नहीं था, लेकिन बाहर के लोग आ रहे थे। तो वो क्या था? वो गोनेलेक्स डायनोफ्लैजलेट थे, जिनकी वजह से एक लाइट का अपीयरेंस दिखता, ब्लू कलर की लाइट दिख रही। तुम लोगों में अगर कोई सुना हो न्यूज और गया हो देखने, तो उसको आइडिया होगा कि हम क्या बता रहे हैं। यहाँ पूरे मांडवी पे दिख रहा था, सबसे अच्छा व्यू उसका आरे बारे पे। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन, बेटा ये मैराइन है मोस्टली, और ये कंपैरेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रेश वाटर as well as in marine environment, and this is mostly marine and photosynthetic. Again ये भी क्या है बेटा? Unicellular eukaryote algae. They appear yellow, green, brown, blue और रेड डिपेंडिंग। एल्गी है, एल्गी का हिंट मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है। एल्गी है मतलब क्लासिफिकेशन उनका पिगमेंट के बेसिस पे है, जो पिगमेंट उनमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा वो उनका अपीयरेंस आ जाएगा। अभी हम लोग प्लांट किंगडम में एल्गी जब पढ़ेंगे तो इसकी आपको डेप्थ समझ में आएगी। ओके, बट नॉर्मल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो आप येलो, ग्रीन, ब्राउन बोल रहे हो तो उसका मतलब वो पर्टिकुलर पिगमेंट का कंसेंट्रेशन वहां पे ज्यादा है। डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सबके अंदर क्लोरोफिल ए कॉमन चलता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स।
ऑन द आउटर सरफेस। अब यहाँ पे एक बढ़िया रिजिड सेलुलोजिक प्लेट्स दिख रही है, ठीक है, आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम अगेन यूकैरियोटिक है बेटा, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, एल्गी का प्रिमिटिव है, इसलिए आ गया प्रिमिटिव एल्गी, इसलिए प्लेस्ड हो गया है आपका ये प्रोटिस्टा में। तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा, स्टिफ इन नेचर है, रिजिड है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डायनोफ्लैजिलेट, जो इसके नेम से भी इंडिकेट है। डायनो मीन्स टू, फ्लैजिला मीन्स फ्लैजिला। वन लाइज, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये पूछा जाता है, दो फ्लैजिला से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। अब आज मैंने कोई इमेज नहीं लगा रखी है, बट कल के लेक्चर में आपको मिला होगा, एक इस तरीके से रहता है इसके चारों तरफ, और एक ऐसा रहेगा। तो ये वाला हो गया लॉन्गिट्यूडनल और ये हो गया ट्रांसवर्सली। एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। दोनों वॉल प्लेट के बीच में जो प्लेस है उसके बीच में, जैसे आप कोई टैप लट्टू देखो, तो लट्टू को अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइनर लट्टू है तो उसके पास आप एक रस्सी जैसा या धागे जैसा बांध दो, वैसा ही अपीयरेंस है इसका। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जांपल गोनिलॉक्स अंडरगो, अब ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड, ठीक है। जैसे ब्लूमिंग बढ़ा है तो उसी तरीके से ये क्या है, रेड टाइड है। कल वाले लेक्चर में आपको इमेजेस भी दिखी होंगी। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे टॉक्सिन रिलीज होता है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया एनसीईआरटी में। तो जब ये रेड टाइड कर रहे होंगे मतलब इनकी कॉलोनी बहुत ज्यादा है, तो जो भी इनसे सिक्रीट हो रहा है, देखो थोड़ा बहुत अमाउंट में कुछ सिक्रीट हो रहा है, कॉलोनी कम है, तो दैट कैन बी कंसिडर एज अ नेग्लिजिबल या सर्टेन काइंड ऑफ शॉर्ट अफेक्ट हम कह सकते हैं। लेकिन पूरा टाइड है, पूरा का पूरा ही रेड हो गया, तो ऑब्वियसली उसी चीज का प्रोडक्शन एक हायर लेवल पे चला जाएगा। एंड टॉक्सिन जो रिलीज हो रहे थे वो एक्चुअल में टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, किसके लिए, वो जो छोटे बड़े एनिमल्स वहां पे ऑलरेडी सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि एक हैबिटेट कई सारे स्पीसीज का हैबिटेट हो सकता है। ओके, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक ऑर्गेनिज्म की वजह से दूसरा अफेक्ट हो, उस तरीके का ये स्टेटमेंट है। ये इमेज दिया हुआ है बेटा आपको, डायनोफ्लैजिलेट, ये है यूग्लिना, फिर यूग्लिनाइट्स। अब ये एक एक रिप्रेजेंटेटिव आपको ध्यान रखना है। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स में आ गया आपका डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायरेक्ट पूछा जाता है गोल्डन एल्गीज आर डेस्मिड्स, ओके, डायटम्स डेस्मिड। डायनोफ्लैजिलेट में गोनिलॉक्स, देन आपको यूग्लिनाइट्स में यूग्लिना इसका रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक फोटोसिंथेटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है। तो ये भी कल के लेक्चर में आई थिंक कवर होगा, यूग्लिना स्लाइम मोल्ड, आप मार्क कर लो बस फटाफट। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, और ली होगी मैंने लेक्चर में, एनसीईआरटी की लाइन ली होगी बेटी, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। फ्रेश वाटर, दिस इज क्वेश्चन, स्टैग्नेंट मीन्स थमा हुआ पानी, रनिंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, पेंसिल से लिख लिया करो, ठीक है। नॉट रनिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक रनिंग वाटर की बॉडी होती है, बहते हुए पानी, एक थमा हुआ पानी, और फ्रेश वाटर है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव, ये क्वेश्चन है, they have a protein rich layer called pellicle which makes their body flexible. ओके, अब ये देखो, ये कुछ ऐसा कनेक्टिंग सा दिख रहा है तुम्हें, यूग्लिनाइड मतलब प्रिमिटिव टाइप का प्लांट है और एनिमल के बीच की एक कनेक्टिंग बन रही है, ठीक है। अब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएंगे, प्रोटिस्टा वाले एनिमल्स आएंगे, ठीक है। एल्गी देखा आपने, प्योर प्लांट जैसा है, डायनोफ्लैजिया वाला प्योर प्लांट जैसा है। यूग्लिनाइट्स आते ही आपको क्या दिख रहा है, एक मिक्सिंग कैरेक्टर दिख रहा है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये ऐसे प्रोटिस्टन्स हैं जो कि लिंक बनाएंगे बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। फिर आएंगे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स को भी अपन कहाँ रखते हैं, प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। तो वो यू कैन से कि यूकैरियोटिक एनिमल, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल, और उनको प्लेस कर दिया गया प्रोटिस्टा में।
तो यूग्लिनाइड्स लिंकिंग बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, डाइनोफ्लैजेलेट प्योर प्लांट, डायटम्स प्योर प्लांट, स्लाइम मोड्स फंजाई को रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन आपका प्रोटोजोआ आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल्स को। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। पेलिकल इज रिपोर्टेड इन, पेलिकल इज प्रोटीन रिच, लिपिड रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच, रेयर, तो कहीं और से नहीं आता है वो क्वेश्चन, यही एनसीईआरटी में छुपा हुआ है, प्रोटीन रिच। और पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक पेलिकल जैसा स्ट्रक्चर है, तो समहाउ रिजिडिटी सेल वॉल वाली नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी एनिमल वाली नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम प्यार से यहाँ पे लिख लेना ऐसे, तो मैं थोड़ा सा हिंट रहेगा, प्लांट और एनिमल के बीच में ट्रांजिशन शो कर रहा है, यहाँ कहीं यूग्लिनाइड है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स वाई इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको प्लांट जैसे दिखेगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल जैसे दिखे। अब सेल वॉल होता तो ये प्लांट में चला जाता, सेल वॉल नहीं है, नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी आउटर है, ठीक है, एक प्रोटीनेसियस लेयर है विच इज पेलिकल। दे हैव टू फ्लैजिला, टू फ्लैजिला है, ये क्वेश्चन है यूग्लिनाइड का, क्योंकि इसकी इमेज में आपको जनरली वन फ्लैजिलेटेड दिखता है, आप छोटे क्लास में पढ़े होगे तो शायद ही आपको ये क्लियर होगा कि टू फ्लैजिला है, a short and a long one. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, behavior कैसा हो गया, प्लांट जैसा। When deprived of sunlight, जब sunlight नहीं present होगा तो ये भूखे नहीं मरने वाला। They behave like heterotroph by predating, शिकार करना, predator मतलब शिकारी, prey means शिकार, शिकार शिकारी, prey predator on other smaller organs। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि ये फोटोसिंथेटिक भी कर सकता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर सकता है। अगेन हेट्रोट्रॉफिक इधर आ गया, फोटोसिंथेटिक इधर आ गया, तो जैसी कंडीशन वैसा यूग्लिना का रिस्पॉन्स। Interestingly, the pigment of euglenides are identical to those present in higher plant. पिगमेंट जो है इसके क्लोरोफिल कैरोटेनॉइड्स वो रिप्रेजेंट वो किसके तरीके से हैं, हायर प्लांट के पिगमेंट जैसे हैं। ओके बच्चा, आपका यहाँ पे इमेज था, ये दिख रहा है आपको, ये शॉर्ट है फ्लैजिला, ये मूवमेंट में नहीं यूज होता है, ये फ्लैजिला मूवमेंट में यूज होता है। यूकैरियोटिक है तो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड, सब जगह पेंसिल से लिख लो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई को रिप्रेजेंट करेगा, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ठीक है, किसी डेड एंड डिके पे मटेरियल पे ग्रो करने वाले प्रोटिस्टा। द बॉडी मूव्स अलोंग डेकेइंग ट्विग्स, जैसे ट्विग्स मतलब कोई टूटा हुआ पार्ट, जैसे आप पेड़ की टूटी हुई डाली समझ सकते हो, लीव समझ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से मतलब ब्रांचेस समझ सकते हो, लता जो होती है, ठीक है। वो देखा है तो मोगली, जंगल 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 बुक में मोगली देखा, वो ट्विग्स पकड़ के इस पेड़ से उस पेड़ पे चला जाता था, बड़ी बड़ी बेल्स होती हैं, देखा? ठीक है, तो उस तरीके के स्ट्रक्चर जो भी उस पार्ट से अलग हो गए होंगे बेटा, वो सभी किस में यूज होंगे, वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिजेनरेट होंगे, तो उनपे स्लाइम बोर्ड्स ग्रो कर सकते हैं, तो एक स्टिकी सा पूरी इसकी कॉलोनी दिखेगी। यस बेटा, the body moves along decaying twigs and leaves engulfing, engulf करेगा, saprophytic है बेटा, engulf करेगा organic material, enzyme secrete करो, बाहर digest करो and engulf करो, under suitable condition they form an aggregation, aggregation, this is question, most important question of slime mold, अंडर सुटेबल कंडीशन, मतलब सुटेबल कंडीशन एनिमल के लिए क्या होता है, प्लांट के लिए क्या होता है, जब वो रिप्रोड्यूस कर सके, जब वो अपनी नई जनरेशन बढ़िया अच्छे से बना रहा है, दैट इज द सुटेबल कंडीशन। तो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, बढ़ेंगे नंबर में ज्यादा होंगे,
एग्रीगेट बनाएंगे और इनके एग्रीगेट को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम। एक प्रोटोजोआ में आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, कॉजिंग एजेंट ऑफ मलेरिया, प्रोटोजोआ होता है, अभी आएगा आपका नेक्स्ट। लेकिन ये प्लाज्मोडियम वर्ड यूज किया गया फॉर देयर कॉलोनी ऑफ स्लाइम मोल्ड विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, कई गुना तक बढ़ सकता है। दिस इज द एग्रीगेशन, जुड़ते जाओ बढ़ते जाओ और एक पूरा जाल बना लो। तो घने घने जंगलों में आपको ऐसे पूरे पूरे स्लाइम मोल्ड्स बिखरे हुए दिखेंगे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। क्यों? क्योंकि फंजाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, जैसे फ्रूट में, फ्रूट के सुनो इसको फ्रूटिंग बॉडी क्यों बोले, रटने का कोशिश कहीं नहीं करो। फ्रूट से आपको उसके अंदर बीज मिलते हैं और अगली जनरेशन किससे जनरेट होगी? उसी बीज से जनरेट होती है। जैसे आपने मैंगो खाया तो मैंगो का पल्प खाया, उसकी गुठली फेंक दी। ठीक है, तो जो गुठली आपने फेंकी वो फेवरेबल कंडीशन में अगर प्लांट हो गई तो उससे एक नया प्लांट आएगा और बहुत सारे मैंगोज आएंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो जब सारे स्पोर रिलीज होते हैं तो फिर वहां पे नई 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 फंजाई की ग्रोथ होने लगती है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। bearing स्पोर्स एट देयर टिप, स्पोर्स होंगे। ओके, जैसे एस्कोकार्प होगा, कार्पा मीन्स होता है फ्रूट, तो एस्को स्पोर बियर करने वाली बॉडी एस्कोकार्प। बेसिडियो कार्प, बेसिडियो स्पोर बियर करने वाली फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प। पढ़ोगे आप फंजाई में, तो उसी का इनिशियल है ये सब। स्लाइम मोल्ड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई। द स्पोर प्रोसेस ट्रू वॉल्स। ठीक है, फंजाई आ गया तो ट्रू वॉल्स रहेंगे इनके पास। दे आर एक्सट्रीमली, अनफेवरेबल कंडीशन की बात हो रही है तो सभी कंडीशन कैसा रहेगा? एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। ठीक है, जो हवाएं चल रही हैं उसके थ्रू ये कहीं पे भी डिस्पर्स हो सकते हैं। सेम वे में जैसे पॉलन ग्रेन का डिस्पर्शन पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन से होता है, उसी तरीके से इनके स्पोर एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं एयर में। ठीक है, अब ये आपको दिया हुआ है स्लाइम मोल्ड सी वाला, और लास्ट रहेगा आपका प्रोटोजोआ। चलो अभी है टाइम, देख लेते प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोअन्स क्या बच्चे बेटा? प्रोटोजोआ अगर एनिमल किंगडम में, कहीं कहीं आपको एनिमल किंगडम में मेंशन मिलेगा, तो एनिमल किंगडम का सबसे प्रिमिटिव फाइलम है प्रोटोजोआ। लेकिन टेक्निकली उसको कहाँ पढ़ना है बेटा? प्रोटिस्टा में। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ ही जाए और एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाना। ओके बच्चा, ठीक। अब एक चीज हम यहाँ पे फिर से तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ले आते हैं। यूग्लिना, अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स के अंदर है यूग्लिना, बट यूग्लिना ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन क्लासिफिकेशन में भी यूग्लिना आता है, वही यूग्लिना है जो आपने वहां पे प्रेजेंट पढ़ा। जस्ट इसके स्ट्रक्चर फ्लैजिला प्रेजेंट और इसकी जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से इसको आप प्रोटोजोआ में भी पढ़ते हो। अब प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट, वो उनके मूवमेंट से रिलेटेड है। एंड दिस इज द पोर्शन जो आपको डिजीज से भी रिलेटेड पढ़ना है। सेम वे में जैसे बैक्टीरियल डिजीज की बात हुई, थोड़ी बहुत फंगल डिजीज की भी बात हुई। ठीक है, तो आप सेम वे में माइकोप्लाज्मा की भी डिजीज की बात हुई, फंगल की अभी नहीं बात हुई है डिजीज की, माइकोप्लाज्मा की डिजीज की बात हुई है। तो प्रोटोजोन डिजीज करके आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में चैप्टर कंटेंट है, पार्ट है HSD में। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट, किस तरीके का वो मूवमेंट शो करता है, एकदम बेसिक फंडामेंटल। अब प्रोटोजोआ जो है ये आपको किससे रिलेट करा, मैंने बताया एनिमल किंगडम का, एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब दे आर द यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल्स। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में से इनका ओरिजिन कब हुआ होगा? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्लांट्स के बाद। समझ में आया? मतलब डेस्मिड्स, डायटम्स, आपका यूग्लिनाइड्स इनके बाद आया होगा। तो यूग्लिना को अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते हो तो यूग्लिना बिकम प्राइमरी प्रोटोजो, प्राइमरी प्रोटोजो, प्रिमिटिव प्रोटोजोआ यू कैन से। ठीक है, प्राइमरी प्रिमिटिव प्रोटोजोआ। और इन्हीं प्रोटोजोवन से फिर अब डेवलपमेंट होगा मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? कुछ बेसिक्स हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। चलो, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ, इसका मतलब ये किधर मूव कर रहा है? एनिमल की तरफ। एंड लाइक एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट, या तो शिकार की तरह होगा या तो अंदर एंटर करके डिजीज कॉज करने वाला होगा। खुद का खाना नहीं बना सकता एक्सेप्ट यूग्लिना। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। आया सेंटेंस? इसको अच्छे से समझ में आ गया? अभी मैंने जो बताया तुम्हें, स्लाइम मोल्ड को हमने लिंक किया कहाँ पे? सॉरी, यूग्लिना को हम लोगों ने कहाँ लिंक किया था? प्लांट और एनिमल के बीच में। ठीक है, और यूग्लिना अगर यहाँ पे आ रहा है कि प्रोटोजोआ में भी अपन उसको पढ़ते हैं, तो आप उसको भी रिलेट कर सकते कि दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, जिनसे अब एनिमल क्लोजली रिलेटेड है इवोल्यूशन के स्केल पे। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स: राइजोपोडा, सीलिएटा, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजो। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अमीबा। अब इसमें देखो आप इस चार्ट में मत जाओ, आप उलझ जाओ। ठीक है, तो अमीबा दिख रहा है आपको? ये सब ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो करते हैं। एंड यूकैरियोटिक है तो इनके अंदर साइटोस्केलेटन होगा। साइटोस्केलेटन का अरेंजमेंट इनके शेप को डिजाइन कर रहा है। ठीक है, इनके शेप को, स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा है। ओके, जो हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन, इज इट क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल? तो हमें मिलता है यस, मिलता है। कैमोहेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक, कैमोहेट्रोट्रॉफिक। वी आर आल्सो कैमोहेट्रोट्रॉफिक। हम ये जो फूड खाते हैं इनमें से हम केमिकल को केमिकल को इनटेक कर रहे हैं, उनका डाइजेशन करते हैं, देन एसिमिलेशन करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। तो वी आर कैमोहेट्रोट्रॉफिक। एनिमल्स आर कैमोहेट्रोट्रॉफिक, केमिकल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, दे नीड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन फ्रॉम एनवायरमेंट। खुद नहीं बना सकते हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज से ही इनके पास क्या आएगा? फूड का पार्ट आएगा। ठीक है, फूड के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। दिस इज द मॉडिफिकेशन टुवर्ड्स द एनिमल किंगडम। एक रिलेशनशिप आपको न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है कि दे आर मॉडिफाइड टुवर्ड्स द एनिमल किंगडम। अब एनिमल आने वाले हैं धरती, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग इट themselves फ्रॉम सनलाइट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते तो केमो ऑटोट्रॉफिक हो जाते। ओके, सनलाइट से लेते तो फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाते। सम ट्रांसपोर्ट फूड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ध्यान रखना बेटा, दिस इज यूकैरियोट। तो जो मैंने आपको फूड वैक्यूल लाइसोसोम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। फूड वैक्यूल लाइसोसोम से बाइंड करना, प्राइमरी लाइसोसोम से बाइंड करना, फूड वैक्यूल का सेकेंडरी लाइसोसोम बनाना, वो सब यहाँ पे होगा। ओके बच्चा, सम ट्रांसपोर्ट फूड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने फैगोसाइटोसिस की मैकेनिज्म, वेसाइकल का फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ये सब यहाँ पे होगा। पेलिकल ऑलरेडी यूग्लिना के केस में आ चुका है कि एक लेयर रहेगी, प्रोटीनेशियस लेयर रहेगी, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहती है। पेलिकल प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन सम प्रोटोजोआ, रिक्वायर स्पेशल स्ट्रक्चर टू टेक फूड।
ठीक है, जैसे आप अमीबा के केस में देखोगे तो आप सबको याद हो, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कई सारे पोडिया बना के वो घेर लेता है फूड को, और उसके बाद ये सब आपस में ज्वाइन कर गए तो ये अपने आप उसके अंदर चला गया। अभी सेल चैप्टर के टाइम पे भी मैंने एनिमेशंस दिखाए हैं कि किस तरीके से इनगल्फ करते हैं, याद है? तो रिक्वायर स्पेशल स्ट्रक्चर टू टेक फूड, और एक आपका प्रिमिटिव, जैसे एनिमल है तो एनिमल के क्या होते हैं, माउथ होता है, माउथ होता है मतलब एक ओपनिंग है, समझना है इसको। तो अभी ये सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल की ओपनिंग क्या हो गया, साइटोस्टोम। ओके, ठीक है, इसको एनिमल किंगडम में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ओपनिंग बनती है। Cytostome, mouth-like opening used by ciliates wave their cilia to move food toward it। और ये अभी जो आपको अगर कोई आपके जान पहचान में यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हो तो अभी वो हुआ है पेपर, 10 अक्टूबर को पेपर हुआ है, उसमें आया फिल्टर फीडिंग फूड इनगल्फिंग मैकेनिज्म रिपोर्टेड इन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वहां पे ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हैं, और यही यही मैकेनिज्म क्या होता है, इसको बोलते हैं फिल्टर फीडिंग। वाटर में प्रेजेंट है बेटा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सब कहाँ पे है, एक्वेटिक है, वाटर में प्रेजेंट है। तो वाटर, जब वाटर करंट उनसे पास ऑन हो रहा है तो वो फिल्टर कर रहे हैं कि इसमें फूड है या नहीं है, फूड है तो फिल्टर करो और फीड करो। फिल्टर किया और उसको इनगल्फ कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। बताओ बच्चा। वर्ड नोट कर लेना, फिल्टर फीडर, दे आर फिल्टर, प्रिमिटिव फिल्टर फीडर। चलो एंड करते हैं ना, कल कंटिन्यू रखेंगे। इंट्रासेलुलर डाइजेशन फटाफट बता दो, ये एक पॉइंट है, तुम लोग खुद ही बता दो। इंट्रासेलुलर डाइजेशन से क्या समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो एनसीईआरटी के पॉइंट है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कोई बता रहा है? आर्या, देवाशीष, जेहाना, एरा, शायना, सोहिनी, डाइजेशन इनसाइड द सेल, तो यहाँ पे क्या मीनिंग है बेटा? वेरी गुड, इंट्रा मीन्स अंदर, यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ इसका? ये तो यूनिसेलुलर है ना बेटा, यूनिसेलुलर है, तो फूड लेते ही वो कहाँ गया, इनसाइड द सेल ही जाएगा। समझ में आ गया, जो तुम लोग बोल रहे हो वही है। क्लियर? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जैसे ही फेगोसाइटोसिस किया तुरंत लाइसोसोम प्रेजेंट है, लाइसोसोम एक्ट करेंगे और इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या हुआ, कोई सिस्टम ऑर्गन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंगल सेल है, सेल के अंदर आते ही इसको डाइजेशन करना है। तो हमारे केस में, हम लोग के केस में ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, दैट इज द डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यू कैन से इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तोड़ना, कोई भी मॉलिक्यूल को छोटे पार्ट में तोड़ना। ओके बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट यूनिसेलुलर है, इनगल्फ करते ही उस सेल के अंदर आ जाएगा, तो डाइजेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। अच्छे से करो तुम लोग, टेस्ट की प्रिपरेशन करो, कोई भी डाउट किसी को मैसेजेस कर दो। और वो टेस्ट की एनालिसिस का कहा था, उसका भी बहुत कम बच्चों का आया अभी तक, 2 दिन का टाइम दिया था और टाइम ओवर हो चुका है बेटा। आप अपना अपना टेस्ट एनालिसिस करके उसको सेंड करो मुझे कि कितने मार्क्स आए, कितने इनकरेक्ट थे, कितने अनअटेम्प्टेड थे, और नंबर, क्वेश्चन का नंबर। जिन्होंने भेज दिया वो तो अच्छी बात है, जो नहीं भेजे हैं वो भी भेज दें, और टेस्ट की प्रिपरेशन करो। चलो बाय।